कल हमने अपने कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एजुकेशन पेपर में वुमेन एम्पावरमेंट आपका टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने महिला सशक्तिकरण में बाधक कारकों के विषय में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे शिक्षा के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार सपोर्ट कर सकते हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय योजना एवं नीतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, तो किसी भी समाज की उन्नति महिला सशक्तिकरण के बिना असंभव सी है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं का सशक्त होना अति आवश्यक है। यदि महिला सशक्त नहीं होगी तो वह परिवार उन्नति नहीं कर सकता है। तो समाज की कुरीतियाँ, अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के वातावरण में एक अशिक्षित नारी हीनता का पात्र बनी रहेगी हमेशा। तो नारी शिक्षा की सार्थकता इसमें ही है कि हाँ, वह स्वयं रुचि लेकर विद्याध्ययन करे या तो घर पर अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी एवं गृहस्थी के कार्यों को भी सुचारू रूप से संचालित करेगी। यानी कि हमें महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक नारी का साक्षर एवं सुशिक्षित होना आवश्यक इसलिए है। यदि वह अनपढ़ या निरक्षर रहेगी तो समाज में अनेक कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकेगी। इस प्रकार हमें अपने समाज की प्रत्येक बालिका को बालिका शिक्षा की अनिवार्यता, परिवार, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति एवं गृहस्थी के जीवन को आनंददायक बनाने के लिए बालिका शिक्षा को प्रेरित करना अति आवश्यक है। क्योंकि प्रत्येक परिवार में आप देखते हैं कि नारी यदि शिक्षित होगी तो वह परिवार सफल परिवार कहलाएगा, बच्चों का पालन पोषण भी सही ढंग से हो सकेगा तथा उनका सर्वांगीण विकास भी हो सकेगा। सामान्य रूप से विचार किया जाए तो बालक बालिका में भेद एवं शिक्षा की असमानता को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में भी इस तरह की विचारधारा विकसित हो रही है और लोग बालक बालिका के भेद को समाप्त करते हुए शिक्षा में जिस प्रकार की असमानता हमारे समाज में पहले के समय में थी, आज के समय में वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष के भेद को समाप्त किया जा सकता है और शिक्षा की असमानता को भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए क्या करेंगे आप? शिक्षा के माध्यम से समाज की सोच को परिवर्तित करना होगा। हमें समाज ने जो भ्रमपूर्ण धारणाएं बना रखी हैं उनका क्या करना पड़ेगा, हमें उन्मूलन करना पड़ेगा, उन्हें भ्रमपूर्ण धारणाओं को बदलना पड़ेगा। समाज की मनोदिशा जो है उसमें एक तरह से जो लैंगिक असमानता है उसमें स्त्री पुरुष की समानता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के माध्यम से उपाय करने होंगे। क्या हो सकते हैं ये उपाय? इस पर यदि हम विचार करें तो समाज में पुरुष की प्रधानता को समाप्त करते हुए सबसे पहले हमें स्त्री को उनके समकक्ष लाने का उपाय करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे परिवार में क्या होता है, पिता के नाम के साथ माता का नाम जोड़ना, विद्यालयी कार्यक्रमों में माता पिता दोनों को आमंत्रित करना और स्त्रियों को अपने जीवन में निर्णय लेने की छूट प्रदान करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समाज में जो पुरुष प्रधानता को समाप्त कर सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करके। साथ में समाज में बालिकाओं को कमजोर समझने की धारणा को समाप्त करने के लिए बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले प्रशंसनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि समाज के जो भी नागरिक हैं वह यह समझ सकेंगे कि नारियां पुरुषों से कम नहीं हैं वरन अधिक योग्यता रखती हैं। तो इस तरह के कार्य हमें अपने समाज में करने चाहिए। धार्मिक साहित्य की जो भी भ्रामक व्याख्या एवं धर्म को गलत प्रसंगों के आधार पर नारी का जो अपमान करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वरन हमें लोगों को यह बताना चाहिए कि हमारे धर्म में नारी के सम्मान के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। जैसे यत् नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता की धारणा के आधार पर हमें नारी का सम्मान करने के सभी उपाय करने चाहिए, क्योंकि नारी को शक्ति के रूप में तैयार
करना चाहिए। और हमारे धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं वो कहीं ना कहीं नारी को एक शक्ति के रूप में ही बताते हैं। हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं, दुर्गा, सती, साध्वी, इस तरह से देखते हैं कि नारी को जो है एक गृहस्थ जीवन के साथ साथ उसे सामाजिक कार्यों के लिए भी आगे प्रोत्साहित हमें करना चाहिए। समाज में बालिकाओं के प्रति जो भी एक नकारात्मक सोच है उसे परिवर्तित करना है हमको। जिस प्रकार पुत्र वंश चलाने के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पुत्री के अभाव में भी वंश नहीं चल सकता है। इसलिए दोनों के साथ हमें समान एवं सम्मानजनक व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के जो भी सामाजिक बुराइयां हैं या रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको समाप्त कर अपने समाज में बालिकाओं की जो उपेक्षा है उसको उन्नत कर, समाज में बढ़ रहे दहेज के डर से व्यक्ति क्या करता है, पुत्रियों के जन्म से घृणा करने लगता है। इसलिए दहेज प्रथा को भी हमें समाज से पूर्ण समाप्त कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, व्यक्ति बालक और बालिकाओं के जो भेद हैं उसको स्वतः ही खत्म करने लगेगा। क्योंकि हमने देखा है कि समाज में बालिकाएं व्यक्ति को तब व्यक्ति उन्हें नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई लड़की जन्म ले जब हमारे समाज में इस तरह की रूढ़िवादी सिद्धांत डेवलप होते हैं, दहेज प्रथा, लड़कियों का बाहर नहीं निकलना, पढ़ाई के लिए रोक टोक लगाना। तो अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे समाज में ये चीजें खत्म होती जा रही है। लेकिन पूर्ण रूप से यदि हम कहें कि ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसी तरह नारी को आदि शक्ति के रूप में हम वैदिक काल से ही जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। और हमारे जो राधा कृष्ण और सीताराम दोनों में ही राधा एवं सीता को आदि शक्ति मानते हुए पहले स्मरण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज में जो है प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रमों में नारी को सम्मान प्रदान करने का प्रयास हमें करना चाहिए। नारी को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के संदर्भ में हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि जो अधिकार उसको दिए गए हैं उनका उपयोग स्वयं नारी द्वारा ही किया जाए। उसके पति द्वारा या उसके अधिकारों का उपयोग करने से नारी की जो सामाजिक स्थिति है वह और भी शोषणीय होती है। नारी में आत्मसम्मान, स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके और समाज में होने वाले शोषण एवं अन्याय के प्रति संघर्ष कर सके। जब नारी इस प्रकार की आत्मचेतना जागृत होगी नारी के अंदर, तो वो स्वाभाविक रूप से समाज में उसका सम्मान स्वतः बढ़ जाएगा। नारी में उसकी व्यापक सोच को बढ़ावा देना चाहिए और नारी को नारी के शोषण के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वरन उसको शोषण के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। गर्भ में बालिकाओं की हत्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए नारी को पूर्णतः इसका विरोध करना चाहिए। यानी जब नारी ही इस चीज का विरोध करेगी तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ यह दुष्कर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो समाज में अनुपात कम हो रहा है वह कम नहीं होगा और अधिक संख्या होने पर वह सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकेगी। समाज में नारी के सम्मान हेतु अनेक प्रकार से जन जागरण अभियान, आंदोलन, यात्राएं निकालनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि समाज के पुरुष वर्ग की आंखों पर जो एक तरह से पर्दा पड़ा हुआ है कि स्त्रियां सिर्फ घर गृहस्थी के लिए होती हैं, वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, समाज की जो सोच है वह कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगी और समाज के सभी व्यक्ति नारी का सम्मान कर सकेंगे। तो इस तरह ये कुछ थोड़े से उपाय थे जिनको हम अपनाकर या अपने समाज में लाकर नारी की जो स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं। और ये मुख्य रूप से हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। शैक्षिक अवसरों में असमानता की स्थिति को दूर करते हुए नारी को पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल सकेगा। इससे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा तथा मानव समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। तो इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से हम महिलाओं की स्थिति में सुधार कर सकते हैं और हुआ भी है। पहले के समय में समाज इतना शिक्षित नहीं था तो नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय और शोचनीय थी। आज के समय में को यदि हम देखें और पहले के समय के साथ उसका आंकलन करें तो कहीं ना कहीं स्थिति में बहुत अधिक सुधार हम देखते हैं। आज जो नारी है वह हर काम में सक्षम है।
बाहर पढ़ने भी जा रही है, हर तरह की जॉब भी कर रही है, सामाजिक और पारिवारिक दोनों जिम्मेदारियों को संभाल रही है। तो इस तरह हमने देखा कि शिक्षा ने कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में परिवर्तन किया है। तो हम शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की यदि बात करते हैं तो वह कहीं हास्यप्रद नहीं है। शिक्षा के माध्यम से ही इन चीजों में सुधार संभव है। बात करते हैं हम महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं एवं नीतियों की, नेशनल प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की। तो हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए प्रस्तुत की गई अनेक कार्य योजना, उनके क्रियान्वयन, लिंग पर आधारित भेदभाव समाप्त करने की राष्ट्रों की जो प्रतिबद्धता इत्यादि के उपरांत भी किसी को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि पुरुषों तथा महिलाओं के मध्य वर्तमान में भी विषमता विद्यमान है तथा वे वर्तमान समय में भी संपूर्ण विश्व में असुविधा की स्थिति में हैं। जहां महिलाएं खाद्य उत्पादन में 68% भाग लेने के लिए उत्तरदायी हैं, तो वहीं लघु उद्यमों में 70% के पीछे उनकी सहज प्रेरणा है। किंतु इतना सब होने के बाद भी दुख तथ्य यह है कि भारत में कुल निर्धन जो महिलाएं की संख्या है वह 65% है। उन देशों में जहां अर्थव्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, वहां महिलाएं बेरोजगारी की सर्वाधिक शिकार हैं। ऐसे राष्ट्रों में निर्धनता का चेहरा महिला ही है। दुनिया की अशिक्षितों में 2/3 महिलाएं हैं। अगर हम अशिक्षितों की बात करें तो पूरी दुनिया में 2/3 महिलाएं अशिक्षित हैं। प्रबंध तथा प्रशासनिक नौकरियों में 14% स्थान महिलाएं ही संभालती हैं, 10% संसदीय स्थान और 6% मंत्रिपरिषद स्थान जो है उनके हाथ में है। महिलाओं के साथ भेदभाव और उनकी उपेक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, शक्ति, सामर्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी विद्यमान है। हम देखते हैं कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं का समर्थन करता आ रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत में लिंग पर आधारित जो भी पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं, जिससे महिलाओं जो है उनको सही अर्थों में पुरुषों के आमने सामने स्तर का उपयोग कर सकें। एक ऐसे समाज की हमें कल्पना करना न्यायोचित समाज होगा जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव ना हो। ऐसी स्थिति के लिए हमने देखा कि हमारे भारतीय संविधान में राजनीतिक आधार और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। आर्थिक तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के भाग 4 के विभिन्न उपबंध निर्मित किए गए, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान में सभी को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव अनुज्ञेय नहीं है। इस समता के अधिकार का विशिष्ट उदाहरण यदि आप देखें तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है, जो अन्य आधारों के अतिरिक्त लिंग पर आधारित भेदभाव का भी प्रतिबंध करता है। इस गैर भेदभाव के सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण अनुच्छेद 15(2) में दिया गया है। इस खंड में आप देखेंगे कि भेदभाव के कई आधार दिए गए हैं। उनमें एक लिंग भी है, अर्थात किसी को लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश अथवा पूर्णता अथवा भागता राज्य निधि से पोषित एवं आम जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों के उपयोग करने के लिए निर्योग्य नहीं समझा जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2) में दिए गए नियम का अपवाद है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था कर सकता है। महिलाओं की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है कि उन्हें राज्य का विशेष संरक्षण चाहिए। इस विशेष उपबंध के पीछे विवेक को रेखांकित करते हुए अमेरिकी न्यायालय के मूलर बनाम ओरेगन ने कहा था कि अस्तित्व के संघर्ष में महिलाओं की शारीरिक बनावट तथा स्त्री जन्य स्वरूप उन्हें दुखद स्थिति में पहुंचा देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनकी
शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है, जिससे जाति शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके। उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम पीवी विजय कुमार ने यह अभी निर्धारित किया कि राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता देने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात यदि महिला तथा पुरुष समान रूप से योग्यता धारण रखते हैं किंतु स्थान सीमित है, सभी की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो महिलाओं को वरीयता दी जा सकती है। यह प्राथमिकता की सकारात्मकता कार्यवाही है तथा अनुच्छेद 15(3) की परिधि में है। आंध्र प्रदेश राज्य ने इसमें एक और नियम बनाया था, जिसे आंध्र प्रदेश तथा अधीनस्थ सेवाएं नियम कहा जाता है। उसमें क्या नियम बना था? उसमें नियम 22 का जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्यक्ष चयन के विषय में जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक उपयुक्त पाई जाती हैं, वहां प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। इस विषय में यहाँ उच्चतम न्यायालय ने माना कि नियम आरक्षण का उपबंध नहीं करता और संसद ने 1990 में अनुच्छेद 15(3) के प्रावधानों का सहारा लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया। महिलाओं के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। राज्य ने इस नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पारित किया। कतिपय संस्थाओं में यह अधिनियम शिशु जन्म से पूर्व तथा पश्चात भी कतिपय काला जो अवधियां होंगी उसमें महिलाओं के नियोजन करने तथा प्रसूति प्रसुविधा तथा कतिपय तथा अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए पारित किया गया। इस प्रकार इस तरह की सुविधाएं इस अधिनियम में है, जैसे किसी भी स्त्री की मृत्यु की स्थिति में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय, चिकित्सा बोनस का संदाय, गर्भपात आदि की स्थिति, ऑपरेशन के लिए मजदूरी के साथ अवकाश, गर्भावस्था, प्रसव समय, पूर्व शिशु जन्म और गर्भपात से उत्पन्न होने वाली रुग्णता के लिए अवकाश तथा पोषणार्थ विराम आदि की व्यवस्था की जाएगी। कामगारों के लिए संविधान का अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी में प्रावधान करता है और निश्चय ही इसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। इस अनुच्छेद के निर्देश के अनुपालन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया और कतिपय यह अधिनियम नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने के लिए अधिनियमित किया गया। वस्तुतः न्यूनतम मजदूरी क्या है, यह अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया, किंतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी जाए उसे प्रत्येक उस नियोजक के लिए देना अनिवार्य है, भले ही उस नियोजक की आर्थिक स्थिति इस स्थिति में हो अथवा न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए संविधान का अनुच्छेद 39 घ समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के निर्देशों के अनुपालन में संसद के समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया और संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था वह संवैधानिक प्रावधानों की कड़ी में 1992 में पारित किया गया। इसके माध्यम से जहां तक महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण किया गया और संविधान का अनुच्छेद 15 का डा जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वे ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध है। 80-60 में भी भारतीय दंड संहिता ने भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की है। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग, धारा 366 में विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी भी स्त्री को क्या
बाध्य नहीं किया जा सकता। धारा 376 बलात्संग, धारा 498 विवाहित स्त्री का आपराधिक आश्रय से फुसलाकर ले जाना अथवा निरुद्ध करना, धारा 509 में स्त्री की लज्जा का अनादर करने तथा धारा 510 में मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में आचरण करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो इस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाएं और नीतियां तैयार की गई और महिलाओं को पुरुषों के समक्ष लाने का भरसक प्रयास हमारे द्वारा किया गया। हमारे संविधान ने महिलाओं के लिए जितने भी नियम अधिनियम संशोधन किए, कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप घर की गृहिणी नहीं हो, आप समाज की भी कर्ता धर्ता हो। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रकरण के अंतर्गत कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।